घबराकर बोली, माँ ये लोग पागल हो चुके हैं, ये सच में मुझे और रोहित को बांधकर बाग के आगे फेंक देंगे। दादी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं होगा बहू, लोग गुस्से में हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, बस तुम्हारे ससुर लौट आए फिर हम सब यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन चाची का डर कम नहीं हुआ, वे कांपती आवाज में बोली, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनके हाथों में चाकू थे, बोरे भी तैयार रखे थे, वे सच में हमें मार देंगे। दादी ने फिर समझाया, मैं हूं ना, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। कुछ देर तक चाची चुप रही, फिर अचानक जैसे उनके मन में कोई खतरनाक ख्याल आया, उन्होंने दादी की आंखों में देखते हुए पूछा, माँ कहीं आप भी मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? क्या सच में पिताजी शहर गए हैं या फिर गांव वालों के साथ मिलकर ये तय करने गए हैं कि मुझे और रोहित को बाग के सामने चढ़ा दिया जाए? दादी घबरा गई, उन्होंने डांटते हुए कहा, कैसी अशुभ बातें कर रही हो, जाओ जाकर आराम करो। इतना कहकर उन्होंने चाची को कमरे में भेज दिया। धीरे धीरे शाम हो गई लेकिन दादाजी अब तक वापस नहीं लौटे थे। मैं और दादी दोनों बहुत परेशान थे। तभी अचानक चाची अपने कमरे से बाहर निकली। उन्होंने रोहित को गोद में उठा रखा था और पीठ पर एक छोटा सा गठरी बांध रखी थी। दादी ने उन्हें रोक लिया, बहू इस समय कहाँ जा रही हो? चाची बोली, अब इस घर में नहीं रह सकती, मैं रोहित को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। दादी घबरा कर बोली, नहीं, तुम्हारे ससुर जाते समय कह गए थे कि अंधेरा होते ही दरवाजे बंद कर लेना, उन्होंने कहा था कि वह बाग फिर से जरूर आएगा। चाची ने झटके से उनका हाथ छुड़ा लिया, माँ अभी तक पिताजी भी वापस नहीं आए, पता नहीं उन्हें भी बाघ ने मार दिया हो। मैं और मेरा बेटा यहाँ बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेंगे, अभी निकल जाएंगे तो शायद बच जाए। इतना कहकर वे बैलगाड़ी खोलने लगी। दादी उनके पीछे पीछे भागी रही। बहू मत जाओ, बाहर बहुत खतरा है। लेकिन चाची ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने रोहित को बैलगाड़ी पर बैठाया और आंगन का दरवाजा खोलने लगी। उसी पल हवा में फिर वही तेज खून की बदबू फैल गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, दादी जल्दी अंदर चलो, बाघ फिर आ गया है। लेकिन चाची ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और चीख पड़ी, मनहूस तेरे मन में क्या है? क्या तू चाहता है कि तेरे चाचा के बाद मैं और मेरा बेटा भी बाघ का शिकार बन जाए? अगर हमें कुछ हो गया तो तुझे भी चैन से जीने नहीं दूंगी। दादी तुरंत बोली, बहू बच्चे से क्यों लड़ रही हो? पहले जल्दी घर के अंदर चलो। लेकिन चाची किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। मेरी नजर लगातार मुख्य दरवाजे पर टिकी हुई थी। मैं दौड़कर चाची के पास गया और उनका हाथ पकड़कर बोला, दरवाजा मत खोलो। लेकिन उन्होंने गुस्से में मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। तभी छर दरवाजा खुल गया और अगले ही पल दरवाजे के बाहर से इंसानी चेहरे वाला वह विशाल बाघ धीरे धीरे अंदर आया। चाची चीख भी नहीं पाई थी कि बाघ ने एक ही झटके में उन्हें अपने जबड़ों में दबोच लिया। रोहित बैलगाड़ी पर बैठा यह सब देख रहा था। वह डर के मारे जोर जोर से रोने लगा और उसकी नजर सीधे रोहित पर टिक गई। दादी ने तुरंत मुझे उठाया और घर के अंदर ले जाकर चारपाई पर बैठा दिया। लेकिन अगले ही पल वे खुद रोहित को बचाने के लिए बाहर दौड़ पड़ी। मैंने डरते डरते एक बड़ी कैंची उठा ली और बाहर जाने की कोशिश की। दादी ने मेरे हाथ से कैंची छीन ली और बोली, अर्जुन तू यहीं छिपकर रहना। इतना कहकर वे अकेली उस बाघ के सामने चली गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, दूर हट जा, मेरे पोते से दूर हट जा। तू मेरे बेटे और बहू की जान ले चुका है, तेरे बच्चे की मौत का बदला तू ले चुका है। अब बस कर, अगर तेरा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ तो मुझे खा जा, लेकिन मेरे दोनों पोतों को छोड़ दे। ये कहते कहते दादी के हाथ से कैंची गिर गई। वे बाघ के सामने घुटनों के बल बैठ गईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे पता है, मेरे बेटे ने तेरे बच्चे को मार डाला, उसी की सजा तूने उसे और उसकी पत्नी को दे दी। अब अगर किसी की जान चाहिए तो मेरी ले ले, लेकिन इन मासूम बच्चों को मत छूना। अगर अगले जन्म जैसी कोई चीज होती है तो मैं तेरी सेवा करूंगी। इतना कहकर दादी बार बार बाघ के सामने सिर झुकाकर विनती करने लगी। हैरानी की बात यह थी, वह इंसानी चेहरे वाला बाघ जैसे उनकी बात समझ रहा था। उसने दहाड़ना बंद कर दिया, लेकिन वह वहां से गया भी नहीं। वह बार बार रोहित के चारों तरफ घूमता रहा। कुछ देर बाद उसने अचानक रोहित को अपनी पीठ पर बैठा लिया। दादी घबराकर उसकी तरफ दौड़ी। उसी पल बाघ पलटा और उसने दादी को ऐसी नजर से देखा कि वे डर के मारे वहीं गिर पड़ी। वे उठ भी नहीं सकी। फिर वह बाघ रोहित को अपनी पीठ पर बैठाए धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गया। रात के सन्नाटे में रोहित के रोने की आवाज बहुत देर तक सुनाई देती रही। फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं रेंगते हुए दादी के पास पहुंचा। वे बेहोश थी लेकिन सांस चल रही थी। मैं उन्हें हिलाकर जगाने लगा। करीब 5 मिनट बाद उन्हें होश आया। तभी बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला। दादाजी लौट आए थे। उनके साथ एक हटाकटा मध्यम उम्र का आदमी भी था। वह मशहूर बाघ शिकारी था जिसे दादाजी शहर से लेकर आए थे। रास्ते में बस खराब हो जाने की वजह से उन्हें देर हो गई। दादी ने रोते रोते पूरी घटना बता दी। सब सुनकर दादाजी कुछ देर चुप रहे। फिर वे आंगन में गए और इधर उधर तलाश करने लगे। अचानक उन्हें बैलगाड़ी पर एक छोटी सी चीज मिली। उन्होंने उठाकर देखा, वह बाघ की 3 मूंछें थीं। तभी मुझे याद आया, ये वही मूंछें थीं जिन्हें रोहित ने कुछ दिन पहले उस बाघ के बच्चे के चेहरे से उखाड़कर अपनी जेब में रख लिया था। बाघ शिकारी ने मूंछें देकर गंभीर आवाज में कहा, ये मूंछें लंबे समय तक
तक उस बच्चे के पास रही, इसलिए उस बाघ ने उसे अपना ही बच्चा समझ लिया है। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज किसी तरह मेरे पोते को वापस ला दीजिए। शिकारी ने सिर हिलाया। तुम लोगों ने पहले उस बाघ का बच्चा चुराया, फिर उसे मार डाला। अगर मैं उस बाघ को मारूंगा तो ये प्रकृति के न्याय के खिलाफ होगा। दादाजी टूटती आवाज में बोले, तो अब क्या करें? शिकारी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, कुछ मांस और पूजा की सामग्री लाओ। मैं एक अनुष्ठान करूंगा और उस बाघ से प्रार्थना करूंगा कि वह बच्चा लौटा दे। हमने तुरंत बचा हुआ मांस, पीले कागज और पूजा का सामान लाकर रख दिया। शिकारी ने सब कुछ सजाया और मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही देर में चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। अचानक हवा में फिर वही सड़ी हुई खून की बदबू फैल गई। शिकारी ने ऊंची आवाज में पुकारा, हे वन के स्वामी, सामने आओ। हम सब ने बाहर देखा, लेकिन बाघ कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी समय धड़ाम, पूजा की थाली अपने आप हट गई और जमीन पर बिखर गई। शिकारी का चेहरा उतर गया। वह धीरे से बोला, अब सब कुछ तय हो चुका है। उस बाघ ने बच्चे को अपना मान लिया है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसने मुझसे वचन दिया है कि अब वह कभी गांव में नहीं आएगा और किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन बदले में बच्चा उसके साथ ही रहेगा। यह सुनते ही दादाजी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने चुपचाप सिर झुका लिया। कुछ दिनों बाद हमने अपना सामान बैलगाड़ी पर रखा और हमेशा के लिए गांव छोड़ने की तैयारी कर ली। गांव के मुखिया से माफी मांगने के बाद उन्होंने हमें जाने की अनुमति दे दी। उन्हें भी खबर मिल चुकी थी कि इंसानी चेहरे वाला बाघ वापस गहरे जंगल में लौट गया है। जब हमारी बैलगाड़ी पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी, तभी दूर बर्फ से ढके जंगल में मुझे एक विशाल आकृति दिखाई। बच्चा और कोई नहीं, मेरा छोटा भाई रोहित था। और देखते ही देखते दोनों बर्फीले तूफान में हमेशा के लिए